हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में फिर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी बहुलक के बारे में। बहुलक टॉपिक जो हमारा शुरू हुआ था, बहुलक के अंदर हमने व्यक्तिगत श्रेणी और खंडी श्रेणी के बारे में हमने डिस्कस की थी। आज हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में, सतत श्रेणी के बारे में बात करेंगे। तो आओ हम बहुलक की लास्ट जो बड़ी है मेथड सतत श्रेणी, उसके बारे में बात करते हैं। आओ आज फिर हम अगली टॉपिक जो इसका बहुलक का पेंडिंग था कंटिन्यू सीरीज का, उसके बारे में बात करते हैं। सतत श्रेणी, खंडी श्रेणी और सतत श्रेणी के अंदर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस वही बातें जो खंडी श्रेणी के अंदर हम ध्यान रखते थे वही हमें सतत श्रेणी के अंदर ध्यान में रखनी है। जैसे कि हमारे पास अगर क्वेश्चन होता है, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130 और 130 से 140 और 140 से 150। उसके बाद हमें आवर्ती दी हुई है, जैसे 9, 17, 30। ठीक है, वही बात ग्रुप आ जाएंगे। ग्रुप आने के बाद वैल्यू दी होगी 44, उसके बाद 31, 19 और 10। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दिया होगा था और कहता है कि बहुलक कैलकुलेट करो। जब बहुलक हम कैलकुलेट करेंगे तो खंडित श्रेणी के बाद सतत श्रेणी में ग्रुप आ जाते हैं, लेकिन हमें वही बातें ध्यान रखनी है जो हम खंडित श्रेणी के अंदर रखते थे। क्या बात ध्यान रखते थे कि लगातार आवर्ती बढ़े निश्चित क्रम से, फिर लगातार आवर्ती अधिकतम होने के बाद कंटिन्यू गिरना शुरू हो जाए। ठीक है ना, वो रूल देखो इसमें लागू हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पहले तो ग्रुप कंटिन्यू होने चाहिए। ग्रुप कंटिन्यू 80 से 90, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140 और 140 से 150 हमारे ग्रुप कंटिन्यू चल रहे हैं। दूसरा, हमारी फ्रीक्वेंसी भी लगातार बढ़ी, निश्चित क्रम से बढ़ी, लगातार निश्चित क्रम से बढ़ने पर अधिकतम होने पर फिर वापिस कंटिन्यू गिरना शुरू हो गई। अब अगर हम बहुलक कैलकुलेट करते हैं तो क्या करना पड़ता है, जैसे एग्जाम के अंदर भी यही फॉर्मूला आता है। जैसे Z इज इक्वल L1 F1 माइनस F0 इंटू में I डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस में F। ये क्या चीजें होती हैं, हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है। जैसे Z क्या होता है, Z का मतलब है मोड यानी बहुलक। L1 क्या होता है, L1 जो ग्रुप होता है उसकी लोअर लिमिट होती है। ठीक है, कोई भी जैसे ग्रुप आ गया 100 से 110 तो 100 L1 होता है और 110 क्या होगा, L2 होगा। F1 क्या आता है, जो ग्रुप आएगा, जैसे कि ये ग्रुप आया, इसके जस्ट सामने वाली F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। ठीक है, लास्ट रह गया I का मतलब होता है ग्रुप का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात। तो हमें पता तो लग ही गया, सबसे अधिकतम आवर्ती 44 है, तो हमारा जो बहुलक ग्रुप है वो क्या है, 100 से 110 है। तो इसके सामने वाली F1, ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L1। अब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, L1 110, F1 कितनी 44, 30, F1 का दुगना 44 का दुगना कितना हो गया 88, F0 30, F2 31 इंटू में I क्या, ग्रुप का डिफरेंस कितने का है, 10 का। Z इज इक्वल 110, हमारे पास कितना बच गया, 14 इधर बच गया, 10 मल्टीप्लाई में बढ़ा ही पड़ा है। ठीक है, और 88 में से हम अगर 61 घटाते हैं तो हमारे पास बच जाता है 27 इंटू में 10। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 140 डिवाइडेड बाई 27। कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला पुट करना है और फॉर्मूला पुट करते ही हमारे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा जैसे कि 5.20। ठीक है, और अगर हम इसको बहुलक को कैलकुलेट कर देते हैं तो 115 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। कुछ नहीं किया, सबसे बड़ी आवर्ती देखी, उसके सामने वाला हमें ग्रुप मिला जो बहुलक वर्ग कहलाता है। उसके बाद हमने क्या किया, हम फॉर्मूले में पुट किया, हमारे पास मोड कितना आ गया 115.20। एग्जाम के अंदर आपको ये सब चीजें दी हो सकती है, टेबल ना दी हो और आपको सीधा कहे कि मोड कैलकुलेट करें, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, F1 माइनस F0। ठीक है,
इन दोनों का डिफरेंस भी दिया हो सकता है जिसको हम डेल्टा वन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग चीजों से भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आओ इसका एक ही क्वेश्चन और करते हैं जो मैंने पिछले यूनिट से करवाया भी था आपको, जिसको हम क्या कहते हैं, समूहन रीति कहते हैं। समूहन रीति में हम जैसे 6 कॉलम बनाए थे, ठीक है, वैसे ही हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80 और 80 से 90। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो तो ये दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 5, 9, 13, ठीक है, 21, 20 और 15, ठीक है। ये हमें आवर्ती दी हुई है, हम कर बहुलक ही रहे हैं। कौन सी श्रेणी से कर रहे हैं हम, सतत श्रेणी से कर रहे हैं, ठीक है, 8 और 3। अब देखो, आपको जब मैंने क्वेश्चन करवाया था खंडित श्रेणी के अंदर, तो आपने क्या बात गौर की थी, 6 कॉलम बने थे। क्यों बनाने पड़े, देखो लगातार फ्रीक्वेंसी बड़ी बड़ी ना, हाईएस्ट हुई 21 हो गया, अधिकतम है सबसे, उसके बाद 20 कम हुई, लगातार कम हो रही है। लेकिन मैंने आपको बोला था जो अधिकतम आवर्ती होती है उसके बिल्कुल नियर अबाउट आवर्ती नहीं होनी चाहिए। अगर उसके नजदीक आवर्ती है तो हमें 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे और उसके बाद ही हम मोड को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज मोड सॉल्व नहीं होगा। आई बात समझ में, लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, बढ़ती है, ठीक है, फिर उसके बाद लगातार अधिकतम हुई, अधिकतम होने के बाद कंटिन्यू गिर रही है। तो इसका मतलब यही है कि यदि अगर हम इसको सीधे सवाल से करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़े, फिर अधिकतम हो, उसके बाद कंटिन्यू गिरे, फिर उसके बाद, लेकिन नियर अबाउट आवर्ती अधिकतम के पास वाली नहीं होनी चाहिए। आओ हम 6 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी का, याद है ना, पहली बार लगानी इजी हो जाती है इस टेबल को बनाने से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और लास्ट में टैली, ठीक है। अब हम वही काम करते हैं जो हमने उस क्वेश्चन के अंदर किया था पिछले वाले में। आप अब क्लियर भी कर लेंगे आज थोड़ा सा हम, कि देखो क्या करना होता है। सबसे पहला कॉलम हमारा क्या होता है, सबसे पहले हमारी फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी के अंदर सबसे हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं, कितनी है, 21 है ना। इसके जस्ट सामने हम क्या लगा देंगे, टैली बार लगा देंगे। ये हमारा पहला कॉलम क्या काम करता है। देखो इस क्वेश्चन को करते वक्त हमने कुछ बातें भी ध्यान में रखी कि हमारे ग्रुप कंटिन्यू थे, दूसरा लगातार फ्रीक्वेंसी बढ़ी और हाईएस्ट उसके नजदीक होने के कारण हमें 6 कॉलम बनाने पड़े। अगर 20 के बाद मान लो 18 होता, 17 होता तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं थी। फिर उसके बाद हमने पहले कॉलम में सबसे बड़ी आवर्ती देखी और उसके सामने जस्ट एक टैली बार लगा दी, ठीक है। फिर हमने सेकंड कॉलम यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी होता है, सेकंड कॉलम में क्या किया जाता है, दो के ग्रुप बनाए जाते हैं स्टार्टिंग से, 5 और 9 14, ठीक है, 3 34 35 एंड 11। जिसका टोटल सबसे ज्यादा आता है, किसका टोटल सबसे ज्यादा है, इस ग्रुप का टोटल सबसे ज्यादा है। तो इसके जस्ट ये किसका टोटल था, 20 और 15, तो दोनों के सामने जस्ट एक टैली बार लगा दी जाती है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड कॉलम। थर्ड कॉलम में क्या किया जाएगा, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर दो के ग्रुप बनाए जाते हैं। क्या किया जाता है, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़कर दो के ग्रुप बनाए जाते हैं। तो पहली फ्रीक्वेंसी ये थी, छोड़ दी, 9 और 13 22, ठीक है, 41, ठीक है। फिर उसके बाद 15 और 8 23, लास्ट में नहीं बन रहा तो छोड़ दिया। अब देखो सबसे हाईएस्ट टोटल किसका आया, इसका आया, ये किसका था, 21 का और 20 का। इन दोनों के सामने क्या लगा दी हमने, जस्ट एक टैली बार लगा दी। उसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ कॉलम। हमने फोर्थ कॉलम में क्या किया था, 3 के ग्रुप बनाए थे। तो 3 के ग्रुप कहां से बनाने, स्टार्टिंग से, 5 और 9 14, 14 और 13 27, ठीक है। इधर हो गया 5 और 1 6 56, लास्ट में कॉलम नहीं बन रहा क्योंकि 2
आवर्ती हैं, जबकि आवर्तियां 3 हो तब ग्रुप बनेगा, तो इसलिए 2 ही टोटल बने। तो 56 सबसे ज्यादा है। कितने का टोटल था? ये 3 का। किस किस का था? 21 का, 20 का और 15 का। उनके सामने टैली बार लगा। फिर आता है हमारा 5th कॉलम। इसमें एक छोड़कर 3-3 के ग्रुप बनाएंगे, यानी पहली आवर्ती को छोड़ दिया, फिर 3-3 के ग्रुप बनेंगे। तो 9 और 13 22 43, ठीक है, 20 और 15 35 और 8 43। अब देखो एक बात आ गई यहाँ तक, क्या आया कि अब दोनों आवर्तियों का टोटल क्या आ गया? इक्वल आ गया। जैसे क्लास में अगर फर्स्ट रैंक 2 जनों के आते हैं तो हम दोनों को फर्स्ट रैंक देंगे ना, सेम मार्क्स आए तो फर्स्ट रैंक दोनों को फर्स्ट ही मिलेंगे। उसी प्रकार यहाँ 43 इक्वल आई है, तो इन दोनों के सामने जस्ट टैली बार लगाई जाएगी। ये भी बराबर है दोनों। तो ये 43 किसका था? 9 का, 13 का और 21 का। ये किसका था? 20 का, 15 का और 8 का। हो गया काम कंप्लीट। आई बात समझ में कि यहाँ पर एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि दोनों की टैली बार इक्वल आई है, इसलिए ये काम किया। फिर आता है हमारे पास 6th कॉलम। इसमें क्या किया जाएगा? 2 छोड़ 3-3 के ग्रुप बनाए जाएंगे। तो कौन सी 2 आवर्तियां? पहली और दूसरी आवर्ती छोड़कर 3 और 1 4 54, ठीक है, ये वाला बन गया। फिर 15 और 8 23 और 3 26। तो किसका टोटल सबसे ज्यादा आया? 54 आया। ये किसका? इसका, इसका, ठीक है, और एक इसका टोटल। अब हमने टैली बार लगा दी है, ठीक है। अब इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये हो गया 1 और ये 0। आई बात समझ में? सबसे पहले ग्रुप इक्वल, दूसरा फिर रूल लागू नहीं हो रहा निजोक्शन विधि का, तो हमने इसको समूहन विधि ग्रुपिंग मेथड से किया। 6 कॉलम बनाए। पहला कॉलम फ्रीक्वेंसी था, सबसे बड़ी आवर्ती देखी। दूसरे कॉलम में 2-2 के ग्रुप बनाए, जिसका टोटल सबसे ज्यादा उसके टैली बार लगाई। फिर तीसरा में 3-3 के ग्रुप बनाए, ठीक है, एक छोड़ 2-2 के ग्रुप बनाए। फिर उसका फ्रीक्वेंसी का टोटल जिसका उसके सामने टैली बार लगाई। फिर आया 4th कॉलम। 4th कॉलम में 3-3 के ग्रुप बनाए। फिर 3-3 के ग्रुप में सबसे बड़ी आवर्ती जो आई उसके सामने टैली बार लगाई। फिर आई 5th, एक छोड़ 3-3, जिसका टोटल सबसे ज्यादा, लेकिन यहाँ पर दोनों इक्वल आई थी, हमने दोनों के सामने जस्ट क्या लगा दी? टैली बार लगा दी। उसके बाद हमने क्या किया? फिर लास्ट कॉलम के अंदर 2 छोड़ 3-3, यानी शुरू की 2 आवर्तियां छोड़कर फिर 3-3 के ग्रुप बनाए और देखा लास्ट के हमने जब टैली बार आई तो दोनों क्या आ गई? 5-5 इक्वल आ गई। अब इस सवाल के अंदर आपने एक बात देखी ना, तो इसमें निरीक्षण विधि लागू, निरीक्षण विधि लागू करी, तो उसके बाद समूहन विधि लागू करी। समूहन विधि जब लागू करी तो उसके बाद एक समस्या ये आ गई कि दोनों की टैली बार क्या आ गई? इक्वल आ गई। अगर ऐसा हो जाता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये समझ चुके हैं कि यहाँ पर 2 बहुलक वर्ग आए हमारे पास। एक या तो हमारा बहुलक हो सकता है 40 से 50 के बीच, या हमारा बहुलक हो सकता है 50 से 60 के बीच। अगर हमारा बहुलक होता किसके बीच में? 40 से 50 या 50 से 60, किसके बीच हमें नहीं पता। उसके लिए क्या किया जाता है? एक और मेथड यूज किया जाता है जिसको घनत्व परीक्षण बोला जाता है। ये कैसे यूज किया जाता है कि जिनकी टैली बार बराबर आई, किसकी टैली बार बराबर आई? 40 से 50 और 50 से 60। अगर 40 से 50 का ग्रुप होता, ठीक है, तो क्या होता? उसकी F0 क्या होती है, F1 क्या होती है और F2 क्या होती है? देखो अगर 40 से 50 होता तो इसकी सामने वाली क्या होती? F1, ऊपर वाली F0 और नीचे वाली क्या होती? F2। तो यानी 13, 21 और 20। यदि हमारा 50 से 60 बहुलक वर्ग होता, यानी ये वाला होता, तो ये होती है F0, ये F1 और ये F2 होती। तो यानी 21, 20 और 15 होती। अब इन दोनों का अगर हम टोटल करते तो ये तो आ गया 54, ये आ गया 56। किसका टोटल सबसे ज्यादा आया? जिसका टोटल सबसे ज्यादा आएगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। ये किस कंडीशन में आपने यूज करना है? जब हमारे दोनों आवर्तियां इक्वल आ जाए, यानी टैली बार बराबर आ जाती है, तो हमें क्या किया जाएगा? जितनी भी टैली बार बराबर आती हैं उनकी F0, F1 और F2 का टोटल किया जाएगा। जिस ग्रुप की F0, F1, F2 का टोटल सबसे ज्यादा आएगा वही बहुलक वर्ग कहलाएगा। ठीक है, यहां तक देखिए। आगे इसको कैसे करना है, क्योंकि मैं इसको क्लियर करूंगा ब्लैक बोर्ड से। ठीक है, देखो आगे कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं हम।
अभी हमें एक बात तो पता लगी कि सबसे बड़ी आवर्ती जो थी वो 50 से 60 की, ठीक है। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो गया, 50 से 60 हो गया ना। अब अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते तो देखो z इज इक्वल L1 F1 माइनस में F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। वही क्वेश्चन के अंदर जो हमने फॉर्मूला पिछले में यूज किया था वही फॉर्मूला इसमें यूज होगा, लेकिन हमें तब फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जब हमें ग्रुप मिलेगा। तो हमने ग्रुप सर्च कर लिया कि हमारे पास 50 से 60 है। अब जब 50 से 60 आया तो 50 से 60 वाले F1 ऊपर वाली F0 नीचे वाली F2। L1 कितना 50 क्योंकि ग्रुप 50 से 60 है, ठीक है। उसके बाद F1 कितनी 20, F0 21, I कितना 10, 2F1 40, ठीक है 20 का दुगना, फिर उसके बाद माइनस का 21 और माइनस का 50। सॉल्व करते 50 माइनस का 1 इंटू में 10, 40 माइनस 36, तो z इज इक्वल 50 माइनस 1 4 इंटू में 10 डिवाइडेड बाय 50 माइनस 2.5 47.5। अब देखो बहुलक वर्ग कितना आया 47, 50 to 60 आया, लेकिन बहुलक कितना आया 47। आपको सेट की एक बात बताऊं, सांख्यिकी के अंदर हमेशा अंशवर जो आता है वो एक ग्रुप के अंदर ही आता है। हमारा ग्रुप क्या था 50 से 60 था, तो हमारा बहुलक 50 से 60 के अंदर आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बहुलक जो आया वो 47.5 आया। तो अब इस कंडीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एक वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करेंगे। वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग में किया जाता है कि जब हमारा जो ग्रुप है उससे आंसर क्या आ जाए बाहर आ जाए। तो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 50 से 60 बहुलक था, लेकिन बहुलक 50 से 60 की बजाय ग्रुप से बाहर आ गया 47.5। क्वेश्चन तो उसी मेथड से किया, फॉर्मूला भी वही L1 F1 माइनस F0 वही 20 21 में से, क्योंकि माइनस का एक बचा तो माइनस एक सीधी सी बात है, तो अपने आप ही ग्रुप से बाहर होगी वैल्यू, क्योंकि हमारी वैल्यू जो प्लस होने की बजाय क्या होगी माइनस होगी, क्योंकि लोअर लिमिट में से जब वैल्यू माइनस होगी तो अपने आप ही ग्रुप से क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। जैसे एक मध्यिका के अंदर सूत्र था कि ग्रुप घटते क्रम में हो तो L2 का यूज करना है, तो वही बात यहाँ पर आ जाती है कि यदि हमारा आंसर ग्रुप से बाहर आ जाए तो हमें क्या करना है इस कंडीशन के अंदर। तो आपको एक वैकल्पिक फॉर्मूले का प्रयोग किया जाता है। वो वैकल्पिक फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखना आंसर फिर ग्रुप के अंदर आ जाएगा। मोड ग्रुप वही रहेगा, क्वेश्चन करने का मेथड थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये हमें तब पता लगेगा जब हमारा ग्रुप क्या आता है बाहर आता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था अभी L1 F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही फॉर्मूला था। लेकिन अब यहां पर क्या होगा देखो F2 ऊपर आ जाएगा, Z इज इक्वल L1 प्लस F2 इंटू में I। अब बटा में क्या होगा F0 और प्लस में F2। समझे मेरी बात को कि यानी हमने F1 को हटा दिया, F1 को गायब भी कर दिया, और ऊपर F0 F1 की जगह हमने F2 आ गया, और नीचे F0 F2 क्या हो गया प्लस हो गए, जहां दोनों F2 F1 में से माइनस होते थे। ये फॉर्मूला है वैकल्पिक सूत्र। ये किस कंडीशन में यूज करना है आपने, जब हमारा बहुलक वर्ग से बहुलक बाहर आ जाए तब ये फॉर्मूला आपको यूज करना, ठीक है। अब यूज करते हैं L1 वही रहेगी 50, ग्रुप का डिफरेंस भी I वही रहेगा, F2 भी वही रहेगी 15 और F0 21 15 36 इंटू में 10 डिवाइड 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4.166 आएगा, तो आप डिवाइड करोगे तो 54.17। अब हमारा आंसर एक ग्रुप के अंदर आ चुका है जिसे बहुलक ग्रुप भी कहते हैं। अब देख लो 50 से 60 में 54.17 आता है। आई बात समझ में, यदि हमारा आंसर ग्रुप से बाहर आ जाएगा तो हम एडिशनल फॉर्मूला यानी Z इज इक्वल L1 प्लस F2 बटा में F0 प्लस F2 इंटू में I फॉर्मूला प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा आंसर ग्रुप के अंदर आ जाएगा। ये था हमारा बहुलक, ठीक है। अब आपको एक बात बता दूं कि कई बार थ्योरी के अंदर भी कुछ चीजें पूछ ली जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें कि पहली बात कि बहुलक जो हम कैलकुलेट करते हैं
उनके अंदर कौन कौन सी रीतियां प्रयोग की जाती हैं। एक तो होती है बीजगणितीय रीति जो हमने अभी प्रयोग ली, अंतर्गणन भी बोला जाता है, बीजगणितीय अंतर्गणन, ठीक है। ये जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, निरीक्षण विधि, समूहन विधि, वो इसी के अंदर ही आ जाती है, ठीक है। ये दोनों विधियां जो हमने निरीक्षण विधि और समूहन विधि यूज करी बहुलक की, वो निरीक्षण विधि और समूहन विधि बीजगणितीय रीति के अंदर ही कैलकुलेट होती है। दूसरा मेथड जो होता है वो रेखागणितीय मेथड हो जाता है। कौन सा मेथड हो जाता है? रेखागणितीय मेथड। देखो, जब हम बहुलक ज्ञात करते हैं तो एक आवर्ती आयत चित्र बनाया जाता है, ठीक है, उससे हम बहुलक कैलकुलेट हो जाता है। ग्राफिक मेथड होता है, ये भी बहुलक ज्ञात करने की एक विधि है, इसे रेखागणितीय अंतर्गणन भी कहा जाता है। तीसरी रीति होती है प्रयोग सिद्ध रीति। ये रीति क्या होती है? देखो, ये रीति मैंने आपको करवा भी रखी है, एक वीडियो है उसके अंदर आपको मिलेगी। मैंने एक शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था, z इज इक्वल 3a माइनस में 2x बार। अगर आपके पास एग्जाम में मीडियन दे दे, मीन दे दे और आपको कहीं मोड कैलकुलेट करे, तो आप इस फॉर्मूले में से थोड़ा मोड कैलकुलेट करोगे, आपको तो फॉर्मूला कौन सा शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा जिसे प्रयोग सिद्ध रीति के द्वारा ही कैलकुलेट किया जाता है। तो आई बात समझने कि बहुलक ज्ञात करने के लिए हमारे पास तीन रीतियां हैं, बीजगणितीय रीति, रेखागणित रीति और प्रयोग सिद्ध रीति। बीजगणितीय रीति में हम समूहन विधि और निरीक्षण विधि कैलकुलेट करते हैं। निरीक्षण समूहन के अंदर ही घनत्व परीक्षण और ये टेस्ट आते रहते हैं, ठीक है। रेखागणितीय विधि ग्राफिक मेथड है, ग्राफ के माध्यम से बहुलक कैलकुलेट किया जाता है। देखा जाता है कि जैसे सबसे बड़ा जो आयत होता है, ठीक है, उसके माध्यम से, ठीक है। फिर तीसरी है प्रयोग सिद्ध रीति, जिसका एक फॉर्मूला है z इज इक्वल 3a माइनस में 2x बार। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बहुलक की मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 और 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू।